तो किस प्रकार के मनोरंजन करते थे बच्चे, ये लेखक बताना चाह रहे हैं। को चबूतरा समझ गए होंगे आप कि मिट्टी का एक ऊंचा टीला होता था, बच्चे खेलने के लिए वो बनाते थे। उछल कूद, ऊपर से नीचे कूदना, फिर चढ़ना, तो वो चबूतरा होता था। जैसे आज एक 2 या 3 फीट ऊंचा होता था और वो मिट्टी का होता था, वो चबूतरा था। उस पर घास वगैरह जमी होती थी। तो यानी आज का वो मंच, आप मंच कह सकते हैं, नाटक करने के लिए जो एक मंच बनाया जाता है, वो उन छोटे बच्चों का एक मंच हुआ करता था। उस पर वो लोग अपना मनोरंजन करते थे। तो चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। अब बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती थी। यानी वो छोटी चौकी थी, उस पर वो मंच बन जाता था और बच्चे उस पर खड़ा होकर अपना एक्टिंग करते थे, अभिनय करते थे। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का एक चंदोवा बन जाता। चंदोवा यानी छोटा सामियाना जिसको कह सकते हैं, कागज का एक छोटा सा सामियाना बन जाता था। और मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। वहाँ बच्चे आपस में मिठाइयाँ बेचते थे। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, मिट्टी के लड्डू बनते थे। पत्ते जो होते थे पेड़ के में पत्ते, उस पेड़ पत्ते की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनती थी। फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। तो इस तरह से वो बच्चे अपना मनोरंजन नाटक शुरू करते थे और उन्हीं में से कुछ खरीदार बन जाता था, उन्हीं बच्चों में से, और कुछ बेचने वाले बन जाते थे। हम ही लोग दुकानदार भी और उन्हीं खरीदार भी। बाबूजी भी कभी कभी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। गोरखपुरिया पैसा, पहले जो पैसे चलते थे उसमें कुछ ऐसे पैसे जो नहीं चलते थे वो दे करके हमसे सामान खरीदते। यानी बड़े लोग जब इसमें रुचि लेकर आते थे, यानी उनके मन को बढ़ावा देते थे, मनोबल को बढ़ाते थे, ये कि तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इससे उनका आत्मविश्वास बच्चों का बढ़ता था। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। अब जब एक खेल खत्म हो गया, मिठाई की दुकान का हो गया, सौदा खरीदा गया, तो फिर दूसरा शुरू हुआ। घरौंदा यानी मिट्टी का घरौंदा बनता था। धूल की मेड़, दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते। ज्योनार यानी दावत, भोज, सब लोगों को भोज देते थे, पार्टी दी जाती थी। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। यानी वो परोसने वाले भी वही लोग थे और खाने वाले भी वही लोग थे। तो इस तरह से उस समय के बच्चे अपना मनोरंजन किया करते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमना का मतलब भोजन करना, जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठे देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो इस तरह से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब अभिभावक का सहयोग मिलता था तो इनको भी इनमें एक आत्मविश्वास, इन कॉन्फिडेंस बढ़ता था इन बच्चों में। तो एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गार्जियन इनके साथ होते थे, इनके खेल में। तो
ऐसा नहीं था कि गार्जियन से अलग होकर बच्चे रहते थे। गार्जियन की निगाह हमेशा अपने बच्चों पर होती थी, चाहे वो कोई भी खेल खेल रहे हों। तो लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों पर गार्जियन, अभिभावक की नज़र हमेशा होनी चाहिए, चाहे वो माँ हो या पिता हो या चाचा हो या दादा हो, चाहे कोई भी बड़े हों। आप जो भी काम कीजिए उनकी निगरानी में कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल के बच्चे क्या निगरानी पसंद करेंगे? शायद इसका उत्तर नहीं होगा। वो नहीं चाहेंगे कि गार्जियन की नज़र में हम कोई काम करें, वो एकांत ढूंढते चलते हैं। लेकिन लेखक जब अपने बचपन के मनोरंजन की बात करते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि नहीं, हम लोग जो भी करते थे बचपन में वो अपने पेरेंट्स की निगाहों में करते थे। कभी कभी अब तीसरी घटना का वो बता रहे हैं लेखक यहाँ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात जो जाती है उसकी जुलूस होती थी। कनस्तर का तंबूरा बजता, तंबूरा यानी एक वाद्य यंत्र, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला कहते हैं आम का जो कच्चा आम का जो बीज होता है उसको काट कर अमोला उसको कहते हैं। उसको घिसने पर वो बजता है, मुंह से जब फूकेंगे तो बजेगा। तो उसको घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटे चूहेदानी की पालकी बनती और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार यानी उसको ढक, जो डोली को पर जो कपड़ा रखा जाता था यानी उसको ढक दिया जा, पर्दा जो था उसको पर्दे को ओहार कहा जाता था। उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो इस तरह से एक अभिभावक इस तरह से इंटरफेयर करते थे, हंसते हंसते उनके साथ खेलते खेलते, और उनके मनोबल को बढ़ाते थे कि आप जो कर रहे हो ठीक है, उसके साथ हम रहेंगे। ये भावना थी अभिभावकों की। फिर अगली घटना क्या होती है? कई घटनाओं का जिक्र इसमें दिया है लेखक ने। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब अगला, चूंकि बच्चों का कोई काम तो था नहीं उस समय पढ़ने लिखने का, तो एक मनोरंजन का काम खत्म हुआ तो दूसरा करो, तीसरा हुआ तो चौथा करो। इसी में वो लगे रहते थे और उसी में उनका मेंटल डेवलपमेंट होता था, एक मानसिक विकास भी होता था। चूंकि उस समय मनोरंजन के और कोई साधन भी थे नहीं, जो साधन थे उसी से वो अपना मनोरंजन करते थे। तो वो एक प्रकार की शिक्षा थी और यह लगभग 8-10 वर्ष तक ऐसे ही चलता था, जब तक बच्चे पूरी तरह से स्कूल जाने के काबिल नहीं हो जाते थे, अपने पैरों पर समझदार नहीं हो जाते थे, वे स्कूल नहीं जाते थे। घर में ये खेल खेल में ही वो बहुत कुछ सीख जाते थे। तो सीख रहे हैं वो बच्चे। इकट्ठा होते यहाँ बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। ये मोट खींचना यानी उसको रेहल कहते हैं। रेहल से चलता था, पानी निकाली जाती थी, कुएं से पानी निकलता था और 2 बैल उसमें लगे हुए होते थे, वो हल की तरह, और चारों ओर बैल घूमता था और पानी निकलते रह जाता था। और इस तरह से
खेतों की पटवन होती थी। इसी बीच बाबूजी आकर, हाँ, चबूतरा खेत बन जाता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय वो गाते थे, यानी उस समय गांवों में जो खेती होती थी किसानों के द्वारा, उस समय जो गीत गाए जाते थे, जो कहावतें थी, उसको यहाँ पर पंक्तिबद्ध किया है लेखक ने। क्या कहते थे? ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच जगह में जो कियारी में बो दिया, जो काट लिया, वो हमारा हो गया। इसका अर्थ यही हुआ, यानी जो भी इसमें दिया गया है सब आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग, क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग हुआ है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते। कसोरे एक मिट्टी का बना कटोरा होता था, जिसे सूप से, जैसे सूप जो होता है उससे जो अनाज ओसाए जाते हैं, तो वो कटोरे से ओसाते थे। मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? तो यहाँ पे बाबूजी का इंटरफेयर केवल एक बार होता था, अंत में जब फसल तैयार होकर तौला जाता था, खलिहान में रखा जाता था, चाहे वो बचपन की बात हो। क्योंकि हमारी भारतवर्ष की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति रही है, यानी कहा भी जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तो इस कहानी में लेखक ने ग्राम संस्कृति का पूरा चित्रण प्रस्तुत किया है और वहीं से हम सब कुछ सीख लेते थे और बच्चों का मानसिक विकास हो जाता था वहीं से। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, बड़ा आनंद का समय था वह। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग हमेशा खेला करते। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही यानी जो उस रास्ते से राहगीर जाता था कहीं, वो भी थोड़ी देर रुक करके उन बच्चों के तमाशे देखने से अपने को रोक नहीं पाते थे। थोड़ी देर रुक कर उनके वो तमाशे देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ददरी एक जगह का नाम है जो बगल में था, वहाँ मेला लगता था। तो कुछ लोग जाकर के मेले में, यह मेला साल में एक दिन लगता था, तो लोग जाते थे देखने। तो जो लोग जाते थे उस मेले में, उनको देखकर ये बच्चे चिल्लाते थे। क्या कहते थे? चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। यानी ददरी के मेले में जाते थे तो सत्तू को पीस कर साथ ले जाते थे कि वो रास्ते में, उस समय तो जाने आने के साधन नहीं थे, दूर दूर से राहगीर पैदल जाते थे। तो पैदल जाने पर कुछ देर रुककर वो आजकल जो फास्ट फूड है वो न होकर वो सत्तू को ही उस समय फास्ट फूड मान लेते थे और जगह जगह आप जब भूख लगती थी तो खाते थे। तो यह सत्तू पिसान की जो मोटरी है, इसी के बारे में कहा गया है। वो फास्ट फूड था उन लोगों का कि पैदल चलने में जहाँ भी भूख लगती वहाँ पानी लेकर और अपना सान कर खा लेते थे। तो ददरी का मेला थोड़ा दूर था और दूर दूर से लोग आते थे। जो भी लोग आते थे वो अपने साथ मोटरी में सत्तू जरूर लिए हुए रहते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे चलती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। कहीं कोई देख लिया कि कोई दूल्हा आ रहा है और कोई डोली में दुल्हन है और वो कपड़े से पर्दे में है, तो ये बच्चे चिल्लाने लगते थे, चिल्लाकर बोलने लगते थे। क्या बोलते थे? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोली के कन्या हमार मेरी। यानी रहरी मने राहड़, अरहर, अरहर जिसको कहते हैं, अरहर का खेत, बड़े बड़े पौधे होते हैं अरहर के, बहुत 5-4 फीट 5 फीट 6 फीट तक के पौधे होते हैं। तो उससे
वही उसमें कह रहे हैं कि वो पुरान रहरी और डोली में जो मेहरी है, कन्या है बैठी, वो हमारी मेहरी है। ये इस पंक्ति में वो बता रहे, यानी बिल्कुल मनोरंजक ढंग से उनका बचपन कटता था। बड़ा आनंदमय जीवन था उनका बचपन का। इसी पर एक बार बूढ़े बर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। कोई बूढ़ा शादी कर जा रहा होगा, शादी करके, और इसी तरह से वो बोल दिया बच्चा, तो बहुत दूर तक वो वृद्ध आदमी इन लोगों को खदेड़ते हुए गया। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आम का दिन है, अब वर्णन कर रहे हैं आम जब फलता है, आम जब पेड़ों में लगते हैं। बरसात का समय है, बरसात में ही आम पकने लगते हैं। तो उस समय का वो वर्णन करते हैं लेखक इस कहानी में, कि वो कभी कभी आंधी और पानी दोनों आती है बरसात में। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चावते थे। गोपी आम की एक जाति है, प्रजाति है। जैसे आम में दीघा आम, मालदह आम, उसी तरह से गोपी आम भी एक है। सुक्कुल आम, उसी तरह से गोपी आम है। तो मार्च और अप्रैल से आम में मंजर लगने लगता है, और छोटे छोटे फल भी मई में आ जाते हैं। और मई महीने में ही आंधी आती है। हर साल ऐसा होता है। तो उसी महीने में, मई का मतलब होता है बैसाख का महीना, यानी बैसाख और जेठ, जब तक आषाढ़ से पानी बरसने लगता है, यानी वो 15 जून के बाद आषाढ़ का महीना हिंदी में चलता है। लेकिन बैसाख में और जेठ में आंधी आती है और छोटे छोटे फल आम के गिर जाते हैं। तो बच्चे, जब आंधी आई, बच्चे दौड़ गए बागीचे में कि फल गिरेगा तो हम चुनकर लाएंगे। तो उसी में कुछ आम जो थे गिर जाते थे और वो बच्चे उसको उठा लेते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। यानी पट पड़ना माने सारे फल गिर गए, जितने थे पेड़ में बहुत सारे फल गिरे। सब नहीं गिरते थे, कुछ गिर गए। यानी जमीन पर केवल आम का फल ही दिखाई दे रहा था। पट पड़ना माने वही हुआ। आकाश काले बादलों से ढक गया। बरसात का मौसम था, यानी आषाढ़ का महीना होगा। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। जब इस तरह की बात लेखक करते हैं तो वहां पे वो पंक्ति दे देते हैं, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे भी लाई। बच्चों की ऐसी मान्यता थी कि जब हम ऐसा कहेंगे तो पानी नहीं पड़ेगा। एक पैसा की लाई, उस समय 1 पैसा होता था। आजकल तो 1 पैसा अब नहीं मिलता है, आजकल तो 1 रुपया से अब शुरू होता है। उस समय यह यानी 1930 ईस्वी की घटना है। उस समय 1 पैसा का भी मूल्य था। तो 1 पैसा में 1 लाई मिल जाती थी। तो 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई और बरखा उधरे भी लाई। यानी बरखा जो है, पानी जो है, अब उधर ही जो है रुक जाएगा, अब पड़ेगा नहीं पानी। ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। बच्चों जितने चिल्लाते, पानी उतना तेज होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई।
बच्चे जो थे पेड़ की जड़ में चिपक गए, जैसे कुत्ते के कान में एक कीड़ा होता है, पहले होता था, वो पड़ जाता था, बिल्कुल चिपक जाता था, वैसे ही बच्चे उसमें चिपके हुए थे पेड़ की जड़ों में। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग शिवपूजन सहाय जी ने किया है कि अठई, अठई एक कीड़ा का नाम है जो कुत्ते के कानों में, तो ये शब्द का प्रयोग सब लोग नहीं जानते, लेकिन वो जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहां के लोग जानते हैं। देशज शब्द इसको कहते हैं। हिंदी में 4 तरह के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये देशज शब्दों का प्रयोग आंचलिक कहानियों में ये करते हैं। तो अठई शब्द जो है एक देशज शब्द है, और अठई का मतलब है कीड़ा, एक प्रकार का छोटा कीड़ा जो कुत्ते की कानों में पड़ जाता है। लेकिन मगर बरखा जमी नहीं, माने वर्षा हुई नहीं, रुक गई बारिश। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, और बगीचे में पानी, बिच्छू जो थे, सांप थे, उनके जो रहने की जगह थी उसमें पानी भर गया, तो सारे बिच्छू और सांप बाहर निकल गए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। एक बैजू नाम का लड़का था, वो बड़ा ही ढीठ था, यानी वो विश्वास से भरा हुआ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी एक नाम है, एक बुजुर्ग थे उस गांव के, वो बीच में मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बैजू जो था वो बदमाश जैसा था, उदंड जैसा लड़का था, वो चिढ़ाते हुए उनको बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। यानी बच्चों की आदत होती है कि वो बूढ़े लोगों को चिढ़ाकर आनंद लेते हैं, उनका काम है केवल मनोरंजन। तो वो कैसे मनोरंजन होगा वो रास्ता अपने आप ढूंढ लेते हैं। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, हम लोग को बहुत जोर से खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो चलना एक मुहावरा है, यानी भाग चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में गए। पाठशाला जहां बच्चे पढ़ते हैं, वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। और उस समय तक लेखक पाठशाला जाने लगे थे। गांव में गुरु जी की पाठशाला थी, तो बाबूजी कभी कभी उनको पाठशाला में बैठा देते थे कि पढ़ेगा या नहीं, लेकिन बैठना तो सीख जाएगा। तो वहां पे वो मिल गए। मूसन तिवारी सीधे पाठशाला गए और वहां से लेखक को 4 लड़के आए। पहले लड़के बदमाशी करते थे, तो स्कूल के टीचर जो गुरुजी थे वो कुछ लड़कों को उसके घर भेज देते थे कि जाकर पकड़ कर ले आओ उसको वारंट कहते थे। तो एक गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। यानी जैसे घर पहुंचे वो, वैसे ही वो बच्चे जो आए थे वो सब, उनको जो भी उस टोली में थे बच्चे, उनको पकड़ लिए। जिसमें जो चिढ़ाए थे, मूसन तिवारी को जो बच्चे चिढ़ाए थे, उनको वो पकड़ करके ले गए। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। बैजू 9-2-11 यानी भाग गया। वो बड़ा शैतान था, वो भाग गया, लेकिन हम पकड़ लिए गए। गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी खूब हमारी पिटाई हुई। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी
चिरौरी करना यानी विनती करना। उस समय के गार्जियन गुरु जी को गुरु मानते थे। आजकल के गुरु जी की तरह या आजकल के अभिभावक की तरह नहीं थे। तो उस समय गुरु जी ने बहुत विनती करके वो अपने बच्चे को ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। यानी माई जो है मेरी माँ, वो पुआ पकाएगी, ये आवाज़ है गरर गरर, यानी जो छनाता है घी में पुआ तो आवाज़ आती है। तो उसी पर एक पंक्ति बनाई गई कि हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ, हम जुआ नहीं खेलेंगे और पुआ खाएंगे। पुआ बनता था जिसमें चीनी और मैदा का घोल होता था, उसको छान करके पुआ बनाया जाता था। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में, सामने में एक खेत था जिसमें मक्का का पौधा था, उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। कुछ चिड़िया मकई के दाना खाने के लिए उस खेत में उतर गई थी। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी चिड़िया उनके हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। क्या गा रहे थे वो लिखते हैं यहाँ, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खाले चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर यानी दूसरे का दर्द नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। चूहा का एक बिल था जिसमें चूहे थे, उसमें वो पानी जमा हुआ था, बरसात का पानी, वो उसमें डालने लगा बच्चा सब। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए भगवान शिव जी का सांप निकल आया। उस बिल में सांप था, वो निकल गया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलबे कांटों से छलनी हो गए, यानी कांटे गड़ गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। अब यहां पर जो घटना है वही घटना इस शीर्षक की सार्थकता है। अंतिम में जो घटना का चित्रण लेखक करते हैं, जो वर्णन करते हैं, उसी घटना के आधार पर इस कहानी का नाम दिया गया है माता का आंचल। वो देखिए क्या घटना है। हम एक सुर से दौड़े हुए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में यानी बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हुक्का पीना, पहले के लोग थकान मिटाने के लिए हुक्का चिलम ये सब पीते थे, कुछ नशा होता था वो। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसकी गोद में शरण ली। बच्चा डरा हुआ था। ये समझने की बात है, एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5-6 वर्ष की है, अचानक वो सांप उसने देख लिया और वो आंख मूंद कर दौड़ता हुआ घर आता है, लेकिन पिताजी के पास वो नहीं जाता है। क्यों? जो पिता उसको इतना प्रेम करते हैं, सुलाते हैं, नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन वो पिता के पास बच्चा नहीं जाता है। वो सीधे दौड़ता है और अपनी मां के पास जाता है। यानी उस बच्चे को अपनी सुरक्षा मां की गोद में ज्यादा दिखाई देती है पिता की गोद से।
मैया चावल अमनिया रही, अमनिया यानी चावल चुनना। उस समय जो उनकी माँ थी चावल चुन रही होगी खाना बनाने के लिए। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सारा काम छोड़ अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। बच्चे को डरा हुआ देखकर मां घबरा गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। हल्दी एक मेडिसिन है, टूट जाने पर, कट जाने पर हल्दी का लेप चढ़ा देते हैं तो आराम मिलता है। तो ये प्राथमिक उपचार गांव की माताएं जानती हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पे थोपी गई। घर में कुहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। देखिए यहां पे आंचल शब्द का प्रयोग किया है, तो यही शुद्ध शब्द है आंचल, आंचल नहीं है। लुके चले जाते थे यानी छुप जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हमें आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थीं। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया न छोड़ी। यहां पर समझने वाली बात है कि एक छोटी शिशु को अपनी मां के आंचल में शांति मिली। वह अपना सारा भय धीरे धीरे भूल गया। उसको मां की आंचल में एक हिम्मत मिली। इसलिए लेखक ने लिखा, प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया न छोड़ी। वह लेखक को शांति यानी जहां प्रेम है वहीं शांति है। वो उसमें आराम से सोया हुआ था बालक, और इसी आंचल में जब शांति मिली तो इसी के संदर्भ के आधार पर लेखक ने इस कहानी का नाम ही माता का आंचल रख दिया। यह कहानी को सार्थक बनाता है। यह माता का आंचल जो शीर्षक दिया गया, जो आप देख रहे हैं, माता का आंचल, यह इस कहानी को सार्थक बनाता है। यही इस कहानी की सार्थकता है, यानी मीनिंगफुल। सार्थकता का मतलब हो गया कि इस कहानी, इस शीर्षक से यह कहानी सार्थक होती है। अब हम लोग इस कहानी के आधार पर जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, एक एक कर हम उन प्रश्नों पर, उसके उत्तर पर चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। देखिए,